नमस्कार दोस्तों, द सिविल्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल की ये दूसरा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हिंद महासागर की आकार, स्थिति तथा महासागरीय नितल के उच्चावच को दर्शाएंगे। ठीक है, इसमें हम हिंद महासागर की आसपास की जितनी भी स्थितियां हैं उनको दर्शाते हुए महासागरीय भीषण तथा महासागरीय कटकों की स्थिति को दर्शाएंगे तथा महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है, महासागरीय भीषणों की उत्पत्ति कैसे होती है, इवन महासागर भीषण होते क्या हैं, इन सारे प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मानचित्र तैयार करते हैं कि हिंद महासागर कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो मानचित्र तैयार हो गया है। चलिए, तो हमने ये मानचित्र ड्रॉ कर लिया। इस मानचित्र में यह अफ्रीका है, यह अरब प्रायद्वीप है, यह भारत है, यह श्रीलंका है, यह ऑस्ट्रेलिया है, यह इंडोनेशिया और अदर क्षेत्र हैं। ठीक है, तथा यह तस्मानिया है। अब भारत का जो अंतिम बिंदु है कोमोरोन अंतरीप तथा अफ्रीका का जो अंतिम बिंदु है वो है कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम हिंद महासागर की स्थिति को देखते हैं। तो यहाँ अगर हम अंटार्कटिका वाला रीजन और दिखा दें, ये अंटार्कटिका वाला रीजन, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, लिख देते हैं, ये अफ्रीका, ये अफ्रीका, यह अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप है ये। आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ मुझे अभी कुछ और भी दर्शाना है, इसकी वजह से मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। यह अरब प्रायद्वीप है, यह भारत है, यह श्रीलंका है, यह ऑस्ट्रेलिया है और यह तस्मानिया है और ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने कहा था, ये आपका हिंद महासागर है और यहाँ से यह 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मानचित्र, पूरे मानचित्र में यह अफ्रीका है, यह अरब प्रायद्वीप है, यह भारत, यह श्रीलंका, ठीक है, और यह ऑस्ट्रेलिया, यह अंटार्कटिका तथा यह तस्मानिया है। अब चूंकि हमें हिंद महासागर की स्थिति को दर्शाना है, हिंद महासागर की आकार को दर्शाना है, तो उसके आकार की विस्तृत जानकारी के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि अफ्रीका से जो यह लाइन है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से लगभग गुजरती है।
यानी अगर हम हिंद महासागर के और अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है तथा यह हिंद महासागर है, ठीक है, और ये अंटार्कटिका है। तो मैंने आपको बताया कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से हिंद महासागर अटलांटिक महासागर से 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर अलग हो जाते हैं। और अलग कहाँ से होते हैं? अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से, ठीक है। अब यहीं अगर हम बात करें हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर किस देशांतर रेखा से अलग होता है? तो वो तस्मानिया से होकर गुजरती है रेखा, तस्मानिया से होती हुई गुजरती है। यह तस्मानिया है, तस्मानिया, तो तस्मानिया से होते हुए गुजरती है, जो कि 100 लगभग 146 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। यानी अगर हम हिंद महासागर की आकार या स्थिति की बात करें तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से 146 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य स्थित है, तथा यह 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप से गुजरती है। इधर 146 डिग्री पूर्वी देशांतर तस्मानिया के दक्षिणतम बिंदु दक्षिणी अंतरिक्ष से गुजरती है। यह हिंद महासागर की स्थिति थी। अब हम कुछ और थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे महासागरीय बेसिन हैं, महासागरीय कटक हैं, और यहीं पर यह जो है यहाँ है शुंडागर्त, जिसकी गहराई 6000 मीटर से अधिक है। ध्यान रखना, हिंद महासागर में यही एक अपवाद है जहां गर्त मिलता है, अन्यथा हिंद महासागर में गर्तों का अभाव है, जबकि कटक तथा बेसिन जो हैं वो प्रभावशाली हैं इस क्षेत्र में। अब पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि यहाँ गर्त का अभाव क्यों है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ महासागरीय बेसिन तथा कटक कैसे बने, और तथा यहाँ महासागरीय बेसिन तथा कटकों का निर्माण इतना ज़्यादा क्यों है, वो सारे हम चीज़ों को हम यहाँ बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर लेते हैं, यानी प्रादेशिक स्थिति का वर्णन कर लेते हैं भारत से इधर। अब देख रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये रेड सी है, लाल सागर, यह अरब प्रायद्वीप है, तथा यह वाला क्षेत्र जो है वो अदाबा की खाड़ी है, ठीक है, तथा यह सुएज की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ बाबा अल मलदेव की जलसंधि है, बाबा अल मंदेव की जलसंधि, ठीक है। यही यह वाला क्षेत्र फारस की खाड़ी है, यहीं पर है
यहाँ है अदन की खाड़ी। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन बताऊंगा अभी। अदन की खाड़ी, यह हॉर्मुज की खाड़ी है। हॉर्मुज की खाड़ी तथा यह वाला जो क्षेत्र है ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। ठीक है, यह अफ्रीका है तथा यह मेडागास्कर है। यह मेडागास्कर है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। ध्यान रखना, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। ये इसलिए बताया है क्योंकि यह हिंद महासागर का ही विस्तार है। सुएज कैनाल, अदावा की खाड़ी, बाबा अल मंदेब की जल संधि, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी। ठीक है, और ये है आपकी कच्छ की खाड़ी जो भारत में है। ये जब मैं भारत के मैप कराऊंगा तब सारी चीजें कराऊंगा। ये कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो यहां ये उत्तरी क्षेत्र में ये खाड़ियां हैं जो कि हिंद महासागर का ये विस्तार है। अब हिंद महासागर का अगर ये विस्तार है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह आकृति जो बन रही है, यह आकृति कैसे बनी, आखिर में इनका कटक निर्माण कैसे हुआ, मैं इस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले इनके दो बेसिन जो हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बेसिन दिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से यूपीपीसीएस जो है, हालांकि यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मैं डॉटेड लाइन यहाँ बनाने जा रहा हूँ। डॉटेड लाइन याद रखना वो इसलिए है क्योंकि उससे आपको दो बेसिन्स मिलेंगे। देखो, मैंने यहाँ दो बेसिन्स बनाए हैं। जो डॉटेड लाइन है ये बेसिन्स दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। यानी बेसिन्स यहाँ पर छोटे छोटे कटक और हैं जो मिलते हैं। इनका उपयोग तब बताऊंगा जब महासागरीय धाराओं का प्रभाव प्रभावित होता है मॉनसून के द्वारा या मॉनसूनी पवनों। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताइए मुझे, हिंद महासागर की आकृति आपको कुछ दिखाई दे रहा है? आप देखिए कि ये इस प्रकार से एम आकृति को निरूपित कर रहा है। यानी हिंद महासागर की आकृति जो है अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर के रूप में प्रतिरूप होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब हम थोड़े से इनकी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो बेसिन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसको हिंद महासागर जो है वो दो बेसिनों में बटा हुआ है, एक पश्चिम में तथा एक पूर्व में। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया बेसिन कहते हैं तथा पश्चिम वाले को मस्करीन बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्करीन बेसिन। मस्करीन बेसिन। तो यहां ये मस्करीन बेसिन है तथा यह मध्य बेसिन है। मध्य बेसिन। और ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे ही हम कहते हैं 90 ईस्ट रिज। 90 ईस्ट रिज, कभी कभी सीधा शब्द आ जाता है 90 ईस्ट रिज, या उसका हिंदी उच्चारण आ जाता है 90 पूर्वी कटक। तो दोनों में अंतर मत समझना, एक ही है वो, 90 पूर्वी कटक या 90 ईस्ट रिज। ये यहाँ पाया जाता है किन किन के बीच? मस्करीन बेसिन तथा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया बेसिन है, इसके बीच। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पाया जाता है
सुकोत्रा कटक, सुकोत्रा कटक, और यहां पाया जाता है कार्लसवर्ग कटक, कार्लसवर्ग कटक। ठीक है, यह कार्लसवर्ग कटक पाया जाता है, यह सुकोत्रा कटक पाया जाता है। यही पर सेशल द्वीप है, उसी को भी सेशल कटक कहा जाता है। यहाँ बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि इसी महाद्वीपों के विस्तारित रूप हैं। जब महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए हैं उनके ये विस्तारित रूप हैं। ये अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी इसकी लोकेशंस को बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं लक्षद्वीप चागोस। ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से वो क्वेश्चंस पूछ लेता है। प्रिंस एडवर्ड कोर्टेज कटक। देखो, जैसा कि मैंने बताया यहाँ बेसिन्स हैं, बहुत सारे कटक हैं। तो यहाँ है ये लक्षद्वीप चागोस कटक, तथा यहाँ है ये प्रिंस एडवर्ड कोर्टेज कटक, जो कि मैस्क्रीन बेसिन का ये भाग है, मैस्क्रीन के बेसिन में पाया जाता है। तथा सबसे बड़ा यहाँ पर है एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार। यह बहुत ही विशाल भूमि में है, और बहुत ही विशाल भूमि में होने के नाते ये सबसे बड़ा पठार है। दूसरी चीज़, यहाँ हिंद महासागर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यह गोंडवाना लैंड के क्षेत्र हैं जो कि ये बीच में रह गए हैं। ये सारे गोंडवाना लैंड के क्षेत्र हैं। अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़ दें तो ये सारा जो भाग जो आपको दिखाई दे रहा है यह गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार है, मस्क्रीन बेसिन में लक्षद्वीप चागोस कटक, सुकोत्रा कटक, कार्लसवर्ग कटक तथा प्रिंस एडवर्ड कोर्टेज कटक प्राप्त होते हैं। और फिर उसके बाद ये अंडमान निकोबार कटक आ जाता है, और फिर ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया बेसिन तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया बेसिन में आ जाता है। यानी हिंद महासागर की स्थिति ये है। और हिंद महासागर में यहाँ पर आप जानते हैं ये वाला जो है एरिया है, ये पाल्क जलसंधि है, पाल्क जलसंधि, पाल्क जलसंधि। यहां पर है ये वाला क्षेत्र जो है इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तथा इसको कहते हैं पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। यानी कभी कभी आपसे क्वेश्चन घुमा भी लेता है। ये आप जानते ही हैं कि बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये मन्नार की खाड़ी है, और ये हिंद महासागर है। तो आप जानते हैं कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि पाक जल संधि जो है वो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य है। बिल्कुल सही है। अगर उसने वहां पे भी दे करके ये दे दिया कि पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी के साथ साथ पाल्क की खाड़ी के बीच है, तो बिल्कुल सही बात है कि पाल्क जल संधि मन्नार की खाड़ी तथा पाल्क की खाड़ी के बीच है। यानी ये सारे हिंद महासागर की स्थिति को, हिंद महासागर की कटक को तथा हिंद महासागर के बेसिन को दर्शाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हिंद महासागर सभी महासागरों में, हिंद महासागर सभी महासागरों के 20% जल को संरक्षित करता है। सबसे ज़्यादा इसका भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, क्योंकि यहाँ विषुवत रेखा से गुजरता है तथा इसकी उत्तरी सीमा जो है वो कर्क रेखा बनाती है। हिंद महासागर का बृहत्तम भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जलीय भाग है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मेन चीज़ की, कटक का निर्माण कैसे होता है या बेसिन्स का निर्माण कैसे होता है। तो आपने पढ़ी होगी या मैं आगे पढ़ाऊंगा समुद्र स्थलीय धारा सिद्धांत। तो समुद्र स्थलीय धारा सिद्धांत में जब दो प्लेटें, मान लीजिए ये प्लेट है और समुद्र अर्ध, ये मान लीजिए
यह प्लेट है। तो समुद्र अधस्थलीय धारा सिद्धांत में नीचे से समवहनी तरंगों का ऊपर की ओर आगमन होता है, जिससे ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग जाती हैं, और जैसे ही ये दूर जाती हैं तो इन दोनों पर एक इस साइड और एक इस साइड या बल निरूपित होते हैं, और इन बलकों की प्रत्यास्थता इतनी ज़्यादा होती है कि यह नीचे धंस जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर के द्वारा फोर्स क्रिएट होता है और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इसको खींचता है, जिसके कारण इसमें धंसाव आ जाता है तथा इससे कटक का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करेंगे बेसिनों के निर्माण की। तो बेसिन सबसे पहले 3 प्रकार की होती हैं, एक नदी प्रकार का बेसिन, एक संरचना प्रकार का बेसिन तथा एक टेक्टोनिक प्रकार का बेसिन। तो टेक्टोनिक प्रकार के बेसिन में भी सेम वही चीज़ है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से अपसरित होती हैं तो यहाँ पर ऊपर के द्वारा दाब लगता है और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण धंसाव आ जाता है। तो वो धंसाव, जो दशाव होता है, उस दशाव की जो आकृति है वो ओवल नुमा होती है। ओवल नुमा आकृति आपने जब हैंड वॉश की सिंक देखी होगी तो उस सिंक की जो आकृति है वो ओवल नुमा होती है, ठीक है, जिसका कगार टाइप में थोड़े से ऊंचे होते हैं, जबकि उसका नीचे का भाग धसा हुआ होता है। इन बेसिनों की गहराई जो है वो 4000 मीटर तक प्राप्त होती है। अब चूंकि हमने कटक निर्माण की आकृति को वर्णन कर लिया, बेसिन के निर्माण की आकृति का वर्णन कर लिया, अब हम बात करेंगे कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन किन देशों से होकर गुजरती है। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मानचित्र के द्वारा अगर स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और आप प्रश्नों को भलीभांति सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि मानचित्र जितना ज़्यादा हो सकता है उसको तैयार करें। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और मैं वीडियो को अपडेट कर दूंगा, तथा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट, प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसके द्वारा आपको सूचना मिलेगी कि कब वीडियो डाली जा रही है। और वीडियो ध्यान रखिए, भारत के भूगोल की सीरीज़ है। इस भारत के भूगोल में जैसा कि मैंने पहले भारत की स्थिति को दर्शाया, अब हिंद महासागर की स्थिति को दर्शा रहे हैं, क्योंकि हिंद महासागर की स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। तथा हिंद महासागर के साथ अब हम थोड़ी सी पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की आकृति क्या है तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। उससे पहले हम थोड़ी सी 2 मिनट की चर्चा करेंगे कि पृथ्वी पर जल कितना है तथा स्वच्छ जल कितना है, स्वच्छ जल सबसे ज़्यादा किस में है। आंतरिक संरचना के बाद फिर हम 3 थ्योरी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। पहली थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, दूसरी थ्योरी समुद्री प्रसरण सिद्धांत तथा तीसरी थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक। ध्यान रखिए, प्लेट टेक्टोनिक और समुद्री प्रसरण सिद्धांत तथा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी महाद्वीप में विस्थापन कैसे हुआ, ये वैगनर की थ्योरी थी। हैरी हेस ने समुद्री प्रसरण को बताया था, तथा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है मॉर्गन साहब ने बताई थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन तीनों थ्योरी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इन तीनों थ्योरी का आपस में जुड़ाव है। इन तीनों थ्योरी से ही हमें यह पता चलेगा कि ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होते हैं, भूकंप कैसे आता है तथा पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, कटक का निर्माण कैसे होता है, महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण कैसे होता है, महासागरीय बेसिन का निर्माण कैसे होता है, और तथा पर्वतों का निर्माण कैसा होता है, बलन पर्वत कैसे बनते हैं, घाटी का निर्माण कैसे होता है, फॉल्ट कैसे आते हैं तथा नया सागर कैसे बनता है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। और कल का वीडियो बहुत ज़्यादा भूगोल से संबंधित होगा और एडवांस में होगा, तथा भूगोल का जो कॉन्सेप्चुअल फेस है वो हम कल के वीडियो में बताएंगे। आज मेरा सिर्फ मैप का उद्देश्य था। मैप जो है वो आपकी लोकेशंस अब आपके दिमाग में आ गई होगी, तो वो लोकेशंस आप तैयार करें। उसके बाद कल जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे होगा कि कॉन्सेप्ट कैसे होगा। लेकिन उससे पहले मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और बताऊंगा, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब मैं बताऊँ तो उन सारे चीज़ों को आप वहीं के वहीं नोट कर लें, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब मैं बताऊँगा
तो वो प्लेट टेक्टोनिक में भी यूज़ होगा, वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में भी यूज़ होगा, तथा वो समुद्री प्रसरण सिद्धांत में भी यूज़ होगा। तो आप समझ लीजिए इन तीनों थ्योरी को आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तभी जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारे सिलेबस में है, मैं कोई सिलेबस से बाहर चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, और तथा जिससे कि आपके IAS PCS में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकें। उसके साथ साथ जो भी TGT PGT के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और तथा जो पुलिस SI की देने जा रहे हैं वो वीडियो के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैप है, इसमें आप उनको देखकर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगा, और आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, तथा मुझे बताएं कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर द सिविल्स पॉइंट नाम से है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं, तथा आप फेसबुक पर द सिविल्स पॉइंट नाम से ही फेसबुक पर ID बनी हुई है, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब द सिविल्स पॉइंट नाम से यूट्यूब है। ध्यान रखिए, मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि सर आपका चैनल ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न है कि वहाँ द सिविल पॉइंट लिखेंगे तो आपको सेकंड चैनल मेरा ही दिखाई देगा। कुछ लोगों ने जैसे ही हमने चैनल क्रिएट किया था तो उन्होंने अपना चैनल बना के छोड़ दिया था, उसके बाद फिर वो वीडियो बनाने लगे, हमने थोड़ा सा बाद में अपडेट किया है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सबसे ऊपर पहुँचेंगे अगर आपका सहयोग रहा तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगा। धन्यवाद।